बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स के एक अहम सब्जेक्ट यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम इस सब्जेक्ट के हवाले से इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। और ये जो सिलेबस है ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची क्या प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो कि अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि उसूल मुआशियात, ये बेसिकली दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके पास 8 यानी कि 8, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 5 यानी कि 5। 8 और 5 आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं इस पूरे सिलेबस के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर। वन बाय वन हम इन तमाम चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए जा रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ये अहम तरीन सब्जेक्ट्स में से एक है कॉमर्स के, लिहाजा इन सारे के सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास स्किप करने का मौके बहुत कम होंगे, क्योंकि अगर आपने स्किप किया इन चैप्टर्स को, 13 चैप्टर्स को या उनमें से चंद एक चैप्टर्स को, तो भाई याद रखिएगा यही सब्जेक्ट आपको बीकॉम लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा तंग करेगा जब बीकॉम पार्ट 1 के अंदर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्रीन के आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर का नंबर, सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर्स नेम, और राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा टाइम रिक्वायर्ड, जो कि मैंने इसको इन वीक्स बयान किया है। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स जो इस सब्जेक्ट के लिए एलोकेट किए गए हैं वो हस्बे मामूल दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह 8 मंथ्स यानी कि 8 महीने रखे गए हैं। इन 8 महीनों में इब्तदाई 5 महीने जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रखे गए हैं। 5 महीने का मतलब होता है 20 वीक्स। बिल्कुल बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स 20 वीक्स एलोकेट किए गए हैं या 5 मंथ्स रखे गए हैं। तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सभी आप पढ़ रहे हों, अगर आपके पास हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं और एक क्लास 30 मिनट्स की होती है, तो फिर इस तरीके से आपके पास हफ्ते में 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। हफ्ते में 2 क्लासेस का मतलब ये होता है कि महीने में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स या क्लासेस जो हैं वो आपके पास 8 हो जाएंगी। हमने हर चैप्टर के आगे नंबर ऑफ वीक्स मेंशन किए हुए हैं। इसका मतलब हुआ चैप्टर नंबर 1 को आपको कंप्लीट कर लेना है 3 वीक्स के अंदर। इसका मतलब हुआ टोटल 6 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और एक लेक्चर एटलीस्ट 30 मिनट्स का होगा, या अगर 45 मिनट्स का हो तो बहुत मुनासिब है। चैप्टर नंबर 1 ज़रा चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट, यानी कि इकोनॉमिक्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या हैं जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट्स ने अपने अपने दौर में बयान करी। किस इकोनॉमिक्स की किस डेफिनेशन के अंदर क्या ड्रॉबैक रहा, जिसकी वजह से आने वाले नए इकोनॉमिस्ट ने उस डेफिनेशन को उसके अंदर चेंज लेकर आया, तरमीम की और नई डेफिनेशन अपनी पेश करी। उसके बाद जो नया इकोनॉमिस्ट आया उसने अपने से जो पेशतर जो इकोनॉमिक्स था उसकी डेफिनेशन में क्या तरमीम करते हुए नई डेफिनेशन वो उसने पेश करी। इकोनॉमिक्स की अहमियत क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ़र्क क्या है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हम पढ़ते ही क्यों हैं, इसकी अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में शामिल हैं। इसके लिए 3 हफ्ते यानी कि 6 लेक्चर्स रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक़ है स्टूडेंट्स डिमांड एनालिसिस से। इसके अंदर आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया जाएगा। आपको जो है ये बताया जाएगा कि डिमांड के कहते किस चीज़ को हैं। आमतौर पे डिमांड के बारे में जो लोगों का कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस चीज़ को वो डिमांड कह रहे होते हैं इकोनॉमिक्स कहती है कि वो चीज़ डिमांड नहीं है। डिमांड किस चीज़ को कहते हैं वो इस चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। ग्राफ्स वगैरह इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। इसके लिए 3 वीक्स रखे गए हैं यानी कि 6 लेक्चर्स। डिमांड के बाद चैप्टर नंबर 3 आपके पास है सप्लाई एनालिसिस। लॉ ऑफ सप्लाई इसके अंदर आएगा और मज़ीद जो हैं वो चीज़ें इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं जो सप्लाई एनालिसिस के अंदर शामिल हैं। इसके लिए 1 वीक रखा गया है यानी कि 2 लेक्चर्स। चैप्टर नंबर 4 है आपके पास कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर 2 वीक्स रखे गए हैं और ये जो 2 हफ्ते हैं इसका मतलब वो 4 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसी के अंदर पढ़ेंगे, जो पेपर में अक्सर और बेशतर पूछता रहता है वो। चैप्टर नंबर 5 है आपके पास कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ ऑफ अ फर्म। किसी भी कंपनी की हवाले से डिस्कस करेंगे आप
कि उसके अंदर उसकी कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से उनके रेवेन्यूज़ किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं। इसके लिए 2 हफ्ते यानी कि 4 क्लासेस रखी गई हैं। चैप्टर नंबर 6 का ताल्लुक़ है लॉज ऑफ रिटर्न से। लॉज ऑफ रिटर्न के अंदर कभी इंक्रीजिंग होता है, कभी डिक्रीजिंग होता है, कभी कांस्टेंट होता है। ये तीनों लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर नंबर 6 में। टोटल इसके लिए 3 हफ्ते यानी कि 6 क्लासेस रखी गई हैं या रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है आपके पास वो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर आपको 3 वीक्स के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हर चैप्टर की जो तफसीलात हैं वो भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। इसी तरह चैप्टर नंबर आपके पास 8 है। इसके अंदर फैक्टरिंग प्राइसिंग के हवाले से डिस्कशन किया जाएगा और इसके लिए भी 3 हफ्ते रखे गए हैं। ये तमाम के तमाम हफ्तों को जो राइट साइड के ऊपर मौजूद हैं, जब आप इसको प्लस करा लेते हैं तो ये 20 वीक्स का ड्यूरेशन बनता है, यानी कि 5 महीने। 5 महीने के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हर हाल में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपका जो कोर्स है इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दरअसल कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो मज़ीद आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 13 तक। चैप्टर नंबर 9 जो है वो नेशनल इनकम से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि कौमी आमदनी। और कौमी आमदनी के अंदर जो ये चैप्टर है इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी मुल्क की जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीएनपी क्या चीज़ होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी चैप्टर नंबर 9 में। ये जितनी मैं बातें बता रहा हूँ इसके अलावा मज़ीद कैलकुलेशंस मौजूद हैं इसी चैप्टर के अंदर, जिसके लिए हमने 4 वीक्स रखे हैं, यानी कि 8 लेक्चर्स। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 जो है वो मनी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको टाइम टोटल मिलेगा 2 वीक्स यानी कि 4 लेक्चर्स का। चैप्टर नंबर 11 का ताल्लुक़ है बिज़नेस साइकिल से। बिज़नेस साइकिल का मतलब होता है कि जो कारोबार आप रन कर रहे होते हैं उस पूरे कारोबार का पहिया, साइकिल जो है वो किस तरीके से रन करता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसके लिए 2 वीक्स यानी कि 4 लेक्चर्स रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 12 का ताल्लुक़ है इंटरनेशनल ट्रेड से, यानी कि बैनुल-अक़वामी तिजारत। एक मुल्क की दूसरे मुल्क से या एक मुल्क की कई एक ममालिक से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रेड हो रही है, तिजारत हो रही है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है चैप्टर नंबर 12 में आपको फराहम की जाएंगी। और इसके लिए 2 हफ्ते यानी कि 4 लेक्चर्स रखे गए हैं। एक लेक्चर याद रखिएगा कम से कम 30 मिनट्स और मुनासिब है कि 45 मिनट्स का होगा। चैप्टर नंबर लास्ट जो है वो आपके पास पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है और इसके लिए 2 हफ्ते रखे गए हैं। याद रखिएगा पब्लिक फाइनेंस कोई आम सा या कोई मामूली सा टॉपिक नहीं है। यह पब्लिक फाइनेंस पूरा एक सब्जेक्ट है। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट के अंदर, उनको मास्टर्स का जो पहला साल होता है, एमए प्रीवियस जो कहलाता है, उसके अंदर पब्लिक फाइनेंस पूरा एक सब्जेक्ट होता है, 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे तो खाली एक चैप्टर आ रहा है आपके पास। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल नंबर ऑफ वीक्स को प्लस करा लेते हैं तो ये टोटल आपके पास बनते हैं 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल हफ्ते और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल हफ्ते इनको अगर आप प्लस करवा लेते हैं तो टोटल आपके पास बन जाते हैं 32 वीक्स, क्योंकि 12 हफ्ते मिल रहे हैं आपके पास मैक्रो के लिए और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको मिल रहे हैं 20 वीक्स। तो 20 और 12 आपके पास बन जाते हैं 32 वीक्स। 5 महीने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और तकरीबन 3 महीने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये टोटल 8 महीने का आपका सिलेबस कवर हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से मेंशन भी किए हुए हैं और 1 बाय 1 इनको भी हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का आपका जो कोर्स है फर्स्ट ईयर का, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 13। टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जो है वो आपके पास 8 मंथ्स है या 32 वीक्स है। अब अगर स्टूडेंट को 8 मंथ्स का टाइम मिलता ही नहीं है, कम मिलता है टाइम, 6 महीने मिलता है या 7 महीने मिलता है या 6 महीने से भी कम मिलता है, तो फिर ऐसी सूरत में स्टूडेंट को अपने इसी कोर्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और जो टाइम एलोकेट मैंने किया है उस टाइम को अपने तौर पे उसको मैनेज करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी कोर्स कवर करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का जो क्लास शेड्यूल हमने रखा है यहाँ पर, आम तौर पे कोचिंग सेंटर्स में इसी को फॉलो किया जाता है कि 2 डेज़ अ वीक क्लास होती है और एक क्लास या तो 30 मिनट्स की होती है या फिर 45 मिनट्स की होती है। अगर आप इस
शेड्यूल को या इस स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि 1 आवर ड्यूरेशन की हफ्ते में एक क्लास रख ली जाए। इसका मतलब वो 4 क्लासेस जो हैं वो आपको टोटल 4 घंटों की मिल जाएगी, या आधे घंटे के लिहाज से अगर आप 8 क्लासेस रखते हैं तो वो भी आपके पास टोटल ड्यूरेशन जो है वो 4 घंटे ही बनता है। 45 मिनट्स की सूरत में टाइम यकीनन बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो क्लास टेस्ट है वो याद रखिएगा, लाजमी तौर पर टीचर्स को कंडक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की वो डाउन हो जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि आफ्टर द एंड ऑफ ईच चैप्टर एट लीस्ट कम अज कम 1 क्लास टेस्ट शुड बी कंडक्टेड इन विच पासिंग मार्क्स विल बी 50%। देखिए बोर्ड जो है उसके मुताबिक पासिंग मार्क्स आपको पता है 33% के ऊपर बोर्ड पास कर देता है स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आपने अपना टारगेट 33% ही रखा तो याद रखिएगा कि आपके जो नंबर हैं वो यकीनी तौर पर आएंगे 25%, यानी कि 20%, यानी कि 18%। मतलब क्या, आसान अल्फाज में समझ लीजिए, पेपर में लुढ़क जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि 33% ही अगर आपने टारगेट रखा तो बहुत इम्कान हैं कि 33% अचीव नहीं कर पाएंगे। तरीक़ाकार बहुत सिंपल सा है कि जो भी ग्रेड आप हासिल करना चाह रहे हैं उससे एक ग्रेड ऊपर का सोचेंगे तो फिर निचला ग्रेड आता है। A1 ग्रेड का सोचेंगे तो A ग्रेड, A का सोचेंगे तो B का सोचेंगे तो C। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तो फिर आप एज्यूम करें कि पेपर कन्फर्मेशन के साथ पास तो ज़रूर होगा। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके नज़दीक, उनके लिए 50% कभी भी वो अपना क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, एटलीस्ट उनका क्राइटेरिया अबव 80% होगा और होना चाहिए। रिवीजन ऑफ द कोर्स के लिए रखा गया है टाइम कि आफ्टर 8 मंथ्स ड्यूरेशन क्विक रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस शुड बी डिज़ाइंड। टीचर्स को लाजमी तौर पर अगर उनको 8 महीने से ज़्यादा का टाइम मिल रहा है तो आखिरी 1 महीना यानी कि 9th मंथ ऑफ द सेशन जो है वो उनको रिवीजन के लिए रखना चाहिए, जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के तमाम चैप्टर्स का बहुत ही क्विक रिवीजन वो स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं ख़ास तौर पे उनको डिस्कस किया जाएगा, अहम डेफिनेशंस को डिस्कस किया जाएगा, अहम कंसेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, फार्मूलाज अगर आ रहे हैं तो उन फार्मूलाज को डिस्कस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आखिरी 1 महीने में अनसॉल्व पेपर्स को देखते हुए और बुक को देखते हुए टीचर्स जो हैं वो कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट में बहुत सारे राइटर्स की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ख़ुद मेरे पास भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जिस बुक का हवाला देना चाहूँगा वो बुक प्रोफेसर सईद अहमद सिद्दीकी साहब की है, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर किसी भी राइटर की और किसी भी पब्लिशर की जो है वो पब्लिसिटी करना मकसद नहीं है। आप किसी भी राइटर की किसी भी बुक को मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बुक बहुत हद तक सिलेबस के ऐन मुताबिक है तो मुझे प्रोफेसर सईद अहमद सिद्दीकी साहब की बुक जो है वो नज़र आई, तो मैंने कहा इसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी अभी चैप्टर्स का अभी मैंने जिक्र किया था आपसे, जो कि 13 चैप्टर्स थे, उन्हीं चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे उन टॉपिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आनी शुरू हो गई होगी। इंडेक्स के अंदर सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो 8 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपके पास व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अबाउट। इसके अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं वो नंबर 1 डेफिनेशन आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, और सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं। उसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, स्कोप बताया जाएगा, एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंस भी बताई जाएगी इकोनॉमिक्स की, यानी कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें फ़ायदा क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें फ्यूचर में क्या और कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस भी मौजूद हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs भी इसी चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक़ है डिमांड एनालिसिस से। इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, इंडिविजुअल डिमांड से क्या मुराद है, कलेक्टिव डिमांड किसको कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, चेंज इन डिमांड क्या है, यानी कि अगर डिमांड में तब्दीली हो रही होगी तो आप उसे किस तरह से मेजर करेंगे। याद रखिएगा पेपर में अक्सर व बेशतर ये सवाल आता रहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड
एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड से क्या मुराद है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर व बेशतर पेपर में पूछता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से आप मेजर करेंगे और उसकी पैमाइश कैसे करेंगे एंड इट्स मेजरमेंट। फिर हस्ब मामूल शॉर्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 3 का ताल्लुक जो है वो सप्लाई एनालिसिस से है, जिसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई और स्टॉक में फ़र्क क्या होता है, और साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आप डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड का चैप्टर आपने पिछले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, सप्लाई पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और फिर इसी डिमांड और सप्लाई के दरमियान इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़ुन को आपको स्टडी करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 4 का ताल्लुक है कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड से, जिसके अंदर सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड पढ़ना है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद कि जब हम किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो मुसलसल यूज़ करने से उस शय से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी होती है, अफादा होता है, वो मुस्तकिल बुनियादों पर कम हो रहा होता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आप डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे हासिल किया जा सकता है, जो कि कार्डिनल अप्रोच है। लिमिटेशंस क्या हैं यूटिलिटी अप्रोच की। फिर हस्बे मामूल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। वो जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो कंसेप्ट याद रखिएगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ही काम नहीं आते, बल्कि जनरल लाइफ में भी काम आते हैं, और साथ साथ अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में भी उन सारे कंसेप्ट्स का अमल दखल मौजूद है। चैप्टर नंबर 5 का ताल्लुक है कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ ऑफ अ फर्म, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द फर्म, फर्म का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट से क्या मुराद है, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी रेवेन्यूज़ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मार्जिनल रेवेन्यूज़ और टोटल रेवेन्यूज़ से क्या मुराद है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज इसी चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। चैप्टर नंबर 6 का ताल्लुक़ है लॉज ऑफ रिटर्न से, जिसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द लॉ ऑफ कॉस्ट्स, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करना है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, जिसमें सबसे पहले मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ मार्केट और उसके बाद प्योर कंपटीशन। इसी चैप्टर नंबर 7 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर आपको पढ़ना है प्राइस डिटर्मिनेशन, और वो न सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड आपको पढ़ना है बल्कि मोनोपोली से रिलेटेड भी पढ़ना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो फैक्टरिंग प्राइसिंग से ताल्लुक़ रखता है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है और ये कौन कौन से होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है। इसके बाद थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के अंदर भी मौजूद हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक या हिस्सा ख़त्म होने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो मज़ीद 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें कहा जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी नेशनल इनकम की। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के कौन कौन से तस्वुरात हैं, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि कौमी आमदनी को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की अहमियत ही क्या है, वो सारी बातें आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका जो टॉपिक है वो है मनी, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे आप मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी यानी कि मनी के काम क्या क्या हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन विद देयर इफ़ेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आप जानते हैं महंगाई को कहते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं,
वो इसी चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर और ओवरऑल 11th चैप्टर जो है वो बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है मीनिंग एंड कॉजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स का मतलब क्या है और उसके वजूहात क्या हैं। फेजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल्स, बिजनेस साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेज़ आएंगे, कौन कौन से मराहिल आएंगे। थ्योरीज़ ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर सबसे पहले है कैलामेटिक थ्योरी, उसके बाद है साइकोलॉजिकल थ्योरी, 3rd है आपके पास अंडर कंजम्पशन थ्योरी, 4th है मॉनेटरी थ्योरी, 5th एंड लास्ट है ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs चैप्टर नंबर 11 में भी मौजूद हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 इंटरनेशनल ट्रेड से ताल्लुक़ रखता है, जिसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन इंटरनेशनल ट्रेड की। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी बैनुल अक़वामी जो तिजारत है उसकी अहमियत क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज या कॉस्ट। इसके बाद आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही टॉपिक जो है वो आपके पास POC प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी मौजूद है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का कहते हैं मतलब ये होता है कि तवाज़ुन तिजारत, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं BOT, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको शॉर्ट में BOP कहा जाता है, इसका मतलब है तवाज़ुन अदायगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs आपको पढ़ाए जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर और आपके ओवरऑल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का भी लास्ट चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 13 है, जो कि पब्लिक फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है। हस्ब मामूल ये भी एक अहम चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब क्या होता है, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यूज़ हासिल कहाँ से किए जा सकते हैं, कौन कौन से ज़राए हैं जहाँ से ये जनरेट होते हैं, हेड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बुनियादी हेड्स कौन कौन से हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ ज़कात का निज़ाम किस तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीक़े से ज़कात कैलकुलेट की जाती है, किन से ज़कात हासिल की जाती है, वगैरह वगैरह। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs भी इसी चैप्टर में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये अहम तरीन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि अगर हम बोलें कॉमर्स के अंदर या कॉमर्स लाइन के अंदर जो रीढ़ की हड्डी अगर आप किसी सब्जेक्ट को कहेंगे तो वो बिला मुबालगा आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को उसका आप नाम देंगे कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही है। बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं या बाज़ लोग जो हैं वो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को भी कहते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी है। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अकाउंटिंग भी बहुत अहम सब्जेक्ट है, लेकिन अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स जो है जिसको उर्दू में आप मुआशियात कहते हैं, वो अगर नहीं हो यानी कि अच्छी हालत में नहीं हो तो ये याद रखिएगा सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है। जिसके सबूत के तौर पर एक जुमला कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कई माह से 4 से 5 महीने हो चुके हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की किसी एक कंट्री नहीं पूरी दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और लामोहला जो है वो लोग जो हैं वो मजबूर हो गए कि अपनी मुआशियात का जो उनका सब्जेक्ट है या उनका जो हर एक शख्स के साथ जो मुआशी सूरत हाल है उसको वो लपेट लें, यानी कि उसको महदूद कर लें, जिसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। परवरदिगार हम सबको इससे निजात अता करे जल्द से जल्द। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट को अगर आपने भरपूर तरीके से पढ़ा तो आपको आपके आने वाले दौर में जो आपकी फील्ड है कॉमर्स की उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने डिटेल के अंदर तमाम चैप्टर्स को भी डिस्कस किया। उस चैप्टर या तमाम चैप्टर्स से रिलेटेड इंडिविजुअल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, आपको ये भी बताया कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, इसके साथ साथ क्लास टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के अंदर लाजमी तौर पर इसको शेयर कराइएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें सर अली अहमद के नाम से। और अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर अली अहमद को। अस्सलामु अलैकुम।